सो गाइस आज के सेशन मिड डे तक पीसी ज्वेलर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन पर था हायर लेवल पर, लेकिन मिड डे में गिरावट आई और थोड़ी सी करेक्शन के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है आज के दिन। रिसेंटली अच्छी रिकवरी देने के बाद में 10.20 के बेस लाइन के ऊपर आने के बाद में एक रेस्ट्रिक्शन पर है। अगर आपने पिछले 2-3 वीडियोस देखे हैं तो आपको एक पॉइंट पता होगा कि ये वाली कैंडल जो आपकी फॉर्म हुई थी इसका रेस्ट्रिक्शन 11.40 पर था। यहां से मतलब लगा लो 4-5 दिन पुराना वीडियो है जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था 11.40 अब आपका बन जाता है रेस्ट्रिक्शन। और इस कैंडल के पैरेलल में जो कि लास्ट सेशन की थी, इस कैंडल के पैरेलल में आपका कंसोलिडेशन बनेगा, जिस कंसोलिडेशन फॉर्मेशन के अंदर आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल्स आनी जरूरी है ताकि आपका ब्रेकआउट बन सके। जहां पर नीचे की टेल लंबी हो, ऊपर की टेल छोटी, जो कि बार को इंडिकेट करती है, इस तरह का फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा ताकि ब्रेकआउट बन सके 11.40 के ऊपर। कोई भी कैंडल जिसकी ऊपर की टेल लंबी हो, जो सेल को इंडिकेट करे, उस कंडीशन पर 11.40 आपका रेस्ट्रिक्शन बनकर अब वापस आ जाते हो 10.20 पर। यानी कि इस समय आपके पास इस कैंडल के पैरेलल पर यह पोजीशन बन रही है जहां पर आपको हर कैंडल की टेल पर नजर रखनी है। यह सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। लेकिन कोई भी छोटा स्टॉक जो एक बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी गेन कर चुका है, जैसे ₹2 से ऑलरेडी स्टॉक 10 गुना हो चुका है रिसेंटली, उसके बाद भी अगर हम देखें अपने लोएस्ट लेवल से अभी भी 5 गुना हो रखा है स्टॉक, तो ऐसे में हम चाहते हैं हमें फिर से कोई बड़ा मोमेंटम मिले, उसके लिए कंपनी का ग्रोथ जरूरी है। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी का पीबी और ईपीएस समझा था। ये 3 चीजें हमने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में कंपनी का ग्रोथ समझेंगे कि कैसे हमें कोई बड़ा रिटर्न मिल सकता है या मिलता है किसी भी स्टॉक के अंदर। ठीक है, उसके पहले एक अपडेट और देख लेना। वीकेंड में ये अपडेट आई थी कंपनी की तरफ से, पीसी ज्वेलर्स ने कोलैबोरेशन किया है उत्तर प्रदेश की युवा योजना के अंदर, जहां पर 1000 यूनिट्स कंपनी खोलेगी और इसके बारे में मैं पिछले वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बता चुका हूं, जरूर देख लेना। तो ये पॉजिटिव न्यूज थी कंपनी के लिए, लेकिन हम चाहते थे कि इस पॉजिटिव न्यूज का एक बड़ा इंपैक्ट मिले। एज एन इन्वेस्टर हम यही चाहते हैं कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज आए तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट बड़ा हो। लेकिन जब चार्ट पर रिस्ट्रिक्शन आती है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक नेगेटिव पॉइंट जो कंपनी के अंदर अभी बना हुआ है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि इसका वार मार्जिन जो है वो अभी 100% पे। 100% वार मार्जिन आपको किसी भी कंपनी में दिखे तो थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए वहां पर, क्योंकि वार मार्जिन 100% इंडिकेट करता है हायर वोलेटिलिटी को, यानी कि तेजी भी आएगी और गिरावट भी उतनी ही देखने को मिल सकती है। एक 100% वार मार्जिन पे वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। रिसेंटली रिलायंस पावर में भी अभी आपका वार मार्जिन 100% पर है। नोट कर सकते हो इस पॉइंट को, क्योंकि किसी भी स्टॉक में आप काम करो वार मार्जिन जरूर देखा करो। अगर 100% या 150% के आसपास है, थोड़ा सा कॉशियस और अलर्ट वहां पर रहने की जरूरत होती है। 47.2 का एमएफआई, 47.8 का आपका आरएसआई टेक्निकल न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके ग्रोथ पर। हमें कंपनी से ग्रोथ चाहिए जो कि रिसेंटली सितंबर क्वार्टर में हमको नहीं मिल पाई, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ 63% पर रहा, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में एक लो ग्रोथ है। ऑल्दो आप लोगों को कंपनी का रिवेन्यू जो है वो बढ़ता दिखा, लगभग 100 करोड़ का जंप था रिवेन्यू के अंदर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का ग्रोथ काफी बढ़िया था। पर उसके बावजूद भी एक लो ग्रोथ कंपनी के जो है मोमेंटम को ब्रेक डाउन करता, स्लो करता है। और ये एक बड़ा रीजन है कि क्यों पीसी ज्वेलर्स के अंदर आपको बड़ी गिरावट देखने को यहां पर मिली। और तो अगर आप जून का क्वार्टर देखोगे तो वहां पर भी कंपनी का ग्रोथ काफी कम हुआ। लेकिन ये जो आप ग्रोथ की बात मैं आपके सामने यहां पर कर रहा हूं, ये ग्रोथ आपको चाहिए होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ठीक है, ये ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर आता है, लेकिन जो रेवेन्यू आपका डिसाइड होगा वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिसाइड होगा। यानी कि रेवेन्यू में जंप आपका 639 करोड़ के ऊपर आना चाहिए, वहां पर ये ग्रोथ डिसाइड होता है कि कंपनी का ग्रोथ क्या आएगा। अब एक चीज समझना कि इतना बड़ा ग्रोथ कंपनी जून में नहीं दे सकती थी, क्योंकि ये ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस का है, जहां पर कंपनी पिछले साल -72% की ग्रोथ पर थी। तो तेजी आने के जो रीजन थे पीसी ज्वेलर्स में, वो ये ग्रोथ की थे। अब ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको आप जिंदगी भर याद करके रखो, आपकी बहुत मदद करेंगे। काफी लोग, मैं सीरियसली
NISM 7 सर्टिफाइड, एग्जाम दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, पढ़ाई लिखाई करी है, तब जाकर के यहां आपके सामने खड़ा हूं। जो भी पॉइंट आपको मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, इसको नोट करके रखो, क्योंकि ये आपको आज इस वीडियो के अंदर नहीं बल्कि जिंदगी भर आपका साथ दे सकते हैं। अगर आप इसको सही तरीके से सीख गए, समझ गए और इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो गए तो। नहीं समझोगे, सिर्फ आप टिप के लिए अगर यहां पर आए तो भैया वो इस चैनल पर नहीं मिलता है। वो सब NISM सर्टिफाइड वो आप कहीं और जाकर के लो, ठीक है, अगर आपको टिप चाहिए तो। बट सीखना है तो वीडियो को अभी यहां पर कंटिन्यू देखना। हमें ये ग्रोथ तो नहीं मिल सकता था, लेकिन अब हमको इस ग्रोथ के ऊपर का ग्रोथ मिल सकता है। उसके लिए हमें कंपनी का जो रिवेन्यू है वो कितना मिलना चाहिए। आपने देखा कि कंपनी का रिवेन्यू लगभग 320 करोड़ बढ़ा, जिसकी वजह से कंपनी 63% के रिवेन्यू दे पाई। यानी कि हमें कंपनी का रिवेन्यू कितना चाहिए होगा, हमें कंपनी का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग आप यहां से कहो 1400 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू हमें कंपनी का चाहिए। अगर हम बड़ा रिटर्न चाहते हैं तो हमको 1400 करोड़ का रिवेन्यू मिलना जरूरी है दिसंबर 2025 में, क्योंकि ये रिवेन्यू अगर नहीं आया तो कंपनी का ग्रोथ 63% के ऊपर नहीं आ पाएगा। तो 1400 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू बहुत जरूरी है कंपनी के लिए, अदरवाइज ग्रोथ फिर टूटेगा। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आप यहां पर कोई बड़ा टारगेट देख रहे हो तो उसके लिए आपको 2 क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, दिसंबर और मार्च का, तभी आप कोई बड़ी ग्रोथ यहां पर देख सकते हो। अदरवाइज छोटा मोमेंटम जो आपको मिला है रिसेंटली, जैसे बीच में यहां पर मिला, यहां भी मिला, यहां भी मिला, यहां पर भी मिला, यहां पर भी मिला, ये छोटे छोटे ग्रोथ टेक्निकल बेसिस पर होते हैं। जब हम इतने बड़े ग्रोथ की बात करते हैं तब कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है बड़े ब्रेकआउट्स के लिए। ये पॉइंट आपको नोट करना जरूरी है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं दिसंबर क्वार्टर कंपनी का 1400 करोड़ का रिवेन्यू आना जरूरी है। चलो कंपनी वो नहीं कर पाती है, कंपनी 1400 करोड़ का रिवेन्यू नहीं दे पाती है, तो शेयर क्या करेगा, करेक्ट होगा, वही रहेगा 9, 10, 11 इन रेंज के बीच में ही रहेगा, अगर वो ग्रोथ कंपनी नहीं दे पाती है। ठीक है, तो हम आते हैं मार्च के क्वार्टर में। क्या मार्च का क्वार्टर कंपनी बड़ा इंप्रूवमेंट दे पाएगी? फिर क्या होता है कि कंपनी का इंप्रूवमेंट धीरे धीरे करके बढ़ेगा, यानी कि जो ग्रोथ है वो आपकी एक स्लो मोमेंटम में रहेगी। रिवेन्यू ग्रोथ कम आएगा तो गिरावट आ जाएगी। रिवेन्यू ग्रोथ जैसे जैसे इंप्रूव होगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, वैसे वैसे बड़े ब्रेकआउट्स आपको मिलेंगे। यहां पर रिवेन्यू ग्रोथ जैसे जैसे डिप करेगा वैसे वैसे आपको स्टॉक पर भी गिरावट देखने को मिलेगी। ये एक लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी के अंदर डिसाइड करने के लिए कि ये कंपनी आगे क्या काम करेगी, मेरा इन्वेस्टमेंट यहां पर कैसे ग्रो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पर जाकर के इंप्लीमेंट कर सकते हो, बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को। और आपको कभी किसी से जाकर के पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं क्या करूं, मुझे बता दो कि मेरा ही पैसा जो मैंने कमाया मेहनत से उसे मैं कहां लगाऊं, कैसे यूज करूं। यह चीज पूछने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है कंडीशन इस समय कंपनी की। अपार्ट फ्रॉम दिस होल्डिंग पैटर्न एक बार फिर से यहां पर नोट कर लेते हैं कि सितंबर में आपके प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, एफआईएस की होल्डिंग भी कम हुई है। ये एफआईएस का 2 पैटर्न आए थे सितंबर के अंदर, जहां पर पहले एफआईएस ने बाइंग करी, 6.7% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग हुई। उसके बाद एफआईएस ने सेलिंग करी तो 6.46% एफआईएस की होल्डिंग हो गई थी। तो ये है पैटर्न एफआईएस का। डीआईएस की सेलिंग आई है सितंबर में और पब्लिक ने खरीदारी करी है सितंबर के अंदर। दिसंबर का डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और दिसंबर क्वार्टर भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 1400 करोड़ का रिवेन्यू आना बहुत जरूरी है ताकि आप 63% को सरपास कर सको रिवेन्यू ग्रोथ में। आई गेस ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल चुका होगा। अगर सीखे हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, अगर नहीं सीखे हो कुछ भी तो नो लिख करके आप अपना जो भी है आपको लगा यहां पर ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मिलता अगले वीडियो में।